एडिनो हाइपोफाइसिस के पास कितने हार्मोन? पिट्यूटरी के पास कितने हार्मोन है? हाँ? 9 है। पिट्यूटरी कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? कौन कौन सा? एडनो हाइपोफाइसिस है। एडनो हाइपोफाइसिस में कितने पार्ट कितने पोर्शन है? पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिएट। किसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है? हाँ? पास डिस्टालिस। पास नर्वोसा के कितने हार्मोन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन? क्यों? क्योंकि पास नर्वोसा ही क्या है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके। पिट्यूटरी ग्लैंड के स्टॉक को क्या कहा जाता है? इनफंडिबुलम। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? किसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? हाँ? ठीक है। हाइपोथैलेमस के द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं? कौन कौन से? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। किसी इनहिबिटरी हार्मोन का नाम बताओ। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। क्या नाम? सोमैटोस्टेटिन। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर का क्या नाम है? सोमैटोकाइनिन। क्या नाम है? सोमैटो। ओके। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? हाइपोथैलेमस के, तभी तो उसको मास्टर ऑफ मास्टर कहा जा रहा है। ओके। हाँ। किन किन ग्लैंड के हार्मोन, किन किन ग्लैंड के हार्मोन स्टेरॉयड नेचर वाले हार्मोन्स को रिलीज कर? कौन कौन से ग्लैंड है जिनके हार्मोन स्टेरॉयड है? हाँ बिल्कुल सही। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जो हैं वो स्टेरॉयड हैं। और जैसे मिनरलोकार्टिकॉइड एंड ग्लूकोकार्टिकॉइड। और कुछ बताइए। हो गया। अरे सबसे पहले तुम्हें सेक्स हार्मोन बताना था यार, वो तो बता ही नहीं रहे हो। सेक्स हार्मोन है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन है ना, और एस्ट्रोजन। क्या लिखा था? एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रोजन नहीं है। और और क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन होगा। ठीक है। अमीनो एसिड डेरिवेटिव बताओ। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, आल्सो कॉल्ड एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। ओके। तो सेरोटोनिन। ठीक है। कौन से हार्मोन है जिनके रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होते हैं? ओके। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से एक सवाल आएगा। बाकी इस चैप्टर से 2 या 3 और सवाल आने हैं। 3 मान लेते हैं, टोटल 4 सवाल हो गए। बाकी जो 3 सवाल हैं वो ग्लैंड के हार्मोन के फिजियोलॉजिकल रोल से आएंगे। ठीक है। सवाल फ्रेम कैसे करते हैं? सवाल फ्रेम करते हैं, जो एनसीईआरटी की लाइनें दी हुई हैं, जो फंक्शन है, जो फंक्शनल रोल है हार्मोन को, उन्हीं लाइनों को मिक्स करके सवाल बनाते हैं। कहते हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है ना। यहाँ पे करना क्या है? अब इन हार्मोन्स में एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं ना, उसी पे कमांड करना, ताकि उन ऑप्शंस को देख करके हमसे कोई मिस्टेक ना होने पाए। ठीक है। तो बस अब यही काम बचा हुआ है। नहीं तो वैसे हार्मोन जो बहुत ब्रॉड है, और एक एक हार्मोन हम पढ़ना शुरू करें तो काफी कुछ पढ़ने को, उससे सवाल ही नहीं आएगा। सवाल तो एनसीईआरटी की लाइनों से आएगा। तुम्हारा काम क्या है? अब इसके बाद से एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उन पे कमांड करना। ठीक है। तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। यही चीजें हम यहाँ पे सीखने। ओके। चलिए, इसके बाद से
थायराइड ग्लैंड पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ग्लैंड है, नाम है पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड को पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पीनियल ग्लैंड को पीनियल बॉडी भी कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। क्या नाम है? हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। नोट किया था? ओके। लेकिन पीनियल ग्लैंड का नाम हाइपोफाइसिस सेरेब्राई नहीं है, इसको इपीफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जाना जाता है। इसको इपीफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, वो पहले बता चुके हैं कौन है स्मॉलेस्ट। पिट्यूटरी में नोट किया था। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं पीनियल ग्लैंड को। अब हमारा काम क्या है? एनसीईआरटी की लाइनों पे कमांड बनाना, उसके लिए आपको बार बार रिपीट करना। ठीक है? तो हम थायराइड पढ़ें और थायरॉक्सिन के सिंथेसिस के बारे में आपसे बात करें, उससे पहले एक छोटी सी ग्लैंड है, एक हार्मोन है, उसका नाम आपने सुना है मेलेटोनिन। अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। क्या है? अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। इसी को देखते हैं। ओके। तो इधर देखिए, जो पिनियल ग्लैंड या पिनियल बॉडी है वो कहाँ लोकेटेड है? डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। ठीक है? डॉर्सल सरफेस पे है। जबकि वहीं पिट्यूटरी जो था वो किधर था? वो क्या बना रहा था? कहां से एराइव था? हाँ? कहां से? वो वेंट्रल पोर्शन से था। किधर से था? वेंट्रल से था। तभी उसको हाइपोफाइसिस कर रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं? एपिफाइसिस कर रहे हैं। तो आप इसको हाईलाइट करिए। सबसे पहली बात, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। डॉर्सल साइड। फॉल्स में क्या बोलेगा? कहेगा वेंट्रल। क्या बोलेगा? वेंट्रल। आप कहोगे वेंट्रल नहीं, किधर? डॉर्सल। पहली बात क्या बताया आपसे? डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड को हाईलाइट करिए। आगे बढ़िए। अगली बात है, पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका क्या नाम है? आप जानते ही हो, मेलेटोनिन है। और मेलेटोनिन एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। ओके, आप जानते हो। तो अभी एक सवाल, एनसीईआरटी की लाइनों में अभी एक लाइन आपको बताई। देखिए इधर क्या बताया है आपसे? कहा डॉर्सल साइड है। क्या कहा? डॉर्सल साइड। ठीक है, एक सवाल पहले। हार्मोन आप जानते ही हो, मेलेटोनिन नाम। ओके। हाँ। अब हमें अगर पीनियल ग्लैंड से एक सवाल बनाना है तो मैं कहूंगा इसमें से कौन सा रोल पीनियल ग्लैंड का नहीं? ठीक है? तो अब आपको बताते हैं कि क्या रोल है ना। याद करते चलिए, नंबर देते चलिए 1 2 3 4 करके। तो पहली बात हम लोग ये कहने जा रहे हैं क्या, कि मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है? तो रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है? कि अब रात होने वाली है, अब हमें क्या करना है? अब हमें सोना है रात में, है ना। मॉर्निंग हो रही है, दिन निकलने वाला है, हमें जगना है। ओके। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को डाई यूरिनल रिदम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाई यूरिनल रिदम कहा जाता है। ठीक है? इसको हम स्लीप एंड अवेक साइकिल, है ना, सोना और जागने वाला साइकिल, दिस इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, है ना। क्या बोला जाएगा? बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाएगा। ओके। तो मेलाटोनिन का इंपॉर्टेंट रोल है 24 आवर रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ा हुआ। ओके। ये देखिए, तभी तो बोल रहे हैं ये मेंटेन करेगा नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, है ना। दिन होने वाला है, अब हमें जगना है मॉर्निंग में। रात हो रही है, अब हमें सोना है। तो यह है स्लीप वेक साइकिल एंड आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। तो कौन बना रहा है? स्लीप वेक साइकिल या 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी, मेलाटोनिन। ओके। चलिए, इसके अलावा ये देखिए, ये है बॉडी टेम्परेचर। ठीक। फिलहाल अभी हम केमिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो मेलाटोनिन से हो रहा है।
जब यही बायोलॉजिकल रिदम या यही बायोलॉजिकल क्लॉक जब हम न्यूरल कंट्रोल की बात करेंगे तो आंसर हाइपोथैलेमस होगा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल कंट्रोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल कंट्रोल। तो अगला बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन। जैसे आपको मालूम है अगर हम ब्रेन के पार्ट की बात करें तो वो तो हाइपोथैलेमस करता है ना। थर्मो स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है बताइए? स्मॉलेस्ट पिट्यूटरी है। ओके चलिए यहां देखिए ये आपको एक ग्लैंड दिखाई जा रही है। ठीक है एक बोला तो मतलब अनपेयर्ड एक ही है। तो थायराइड ग्लैंड एक सिंगल ग्लैंड है या अनपेयर्ड ग्लैंड है लेकिन इस ग्लैंड में दो लोब हैं। ग्लैंड एक लोब दो। तो थायराइड ग्लैंड एक बाइलोब्ड एंडोक्राइन ग्लैंड दो लोब है। ठीक है और अगर आप देखना चाह रहे हैं इसके लोकेशन को तो ये इसमें आपको रिंग दिख रही है तो ये तो ट्रैकिया है। तो ट्रैकिया के दोनों किनारे में है ना। एक साइड में एक साइड में कितने लोब हैं? दो लोब हैं। हम कहें कहां लोकेटेड है तो आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के दोनों साइड में एक एक लोब पड़ रहे हैं। दो लोब हैं। ठीक है ओके मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों लोब एक ये लोब हुआ एक दूसरा ये लोब हुआ। दोनों लोब ये कनेक्टेड हैं आपस में। दोनों लोग कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड है किससे? इससे जो हमारे लिए है सवाल। किससे कनेक्टेड है? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे? थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़े हुए हैं। और ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू किस नाम से जाना जाता है? इस्थमस। क्या बोला जाता है? इस्थमस कहा जाता है। ठीक है इस्थमस कहा जाता है। ठीक है ना। इससे पहले आपको थिन कार्टिलेजनस फ्लैप याद कराया था जो क्या करता है ग्लोटिस को कवर कर देता है अगर जब हम फूड को निगल रहे होते हैं। क्या नाम? एपिग्लोटिस। क्या? एपिग्लोटिस। ओके ये है थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है? इस्थमस। तो इस्थमस क्या करता है? दोनों लोब को कनेक्ट कर देता है। लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है बाइलोब्ड है। दोनों लोब इस्थमस से जुड़े हुए हैं। अगर शेप की बात करोगे तो कैसा दिख रहा है?
बटरफ्लाई के जैसे या एच से। ओके, अब थायराइड ग्लैंड की अगर आप बात करोगे तो बना हुआ है फॉलिकल का और स्ट्रोमल टिश्यू का। इधर आइए, हमने क्या किया है, एक सेक्शन लिया है जिसमें आपको ये फॉलिकल दिख रहा होगा, तो ये फॉलिकल है। अब ये फॉलिकल, ये हमने फॉलिकल को कट कर दिया, पूरा फॉलिकल नहीं बनाया, इस वजह से पूरा नहीं दिख, इधर से ये कटा हुआ है ना ये पोर्शन। ओके, तो ये आपको थायराइड फॉलिकल दिख रहे हैं और ये थायराइड फॉलिकल लाइंड है, ये थायराइड फॉलिकल लाइंड है, देखिए ये सेल्स है। तो थायराइड फॉलिकल किससे लाइंड है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। किससे, क्यूबॉइडल। तो ये थायराइड फॉलिकल किससे लाइंड है, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड है। ओके, और इनके बीच में जो खाली जगह दिख रहा ना आपको ये, तो ये क्या है, ये फॉलिकल का ल्यूमेन है, या इसको फॉलिकल की कैविटी बोली जाएगी। क्या कहा जाएगा, फॉलिकल का ल्यूमेन या फॉलिकल की कैविटी कही जाएगी। तो एक पोर्शन आपको क्या दिखा थायराइड ग्लैंड में, ये फॉलिकल दिखे, और दूसरा पोर्शन इस फॉलिकल से बाहर जो जगह है जिसको हमने रेडिस कर दिया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको स्ट्रोमा बोला जाता है। तो ग्लैंड दो चीजों से बना है। कौन सी दो चीजें हैं ग्लैंड में, एक हो गया थायराइड का फॉलिकल, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ स्ट्रोमल टिश्यू। बताइए किसका बना हुआ थायराइड, स्ट्रोमल टिश्यू का बना है और फॉलिकल का बना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक थायराइड फॉलिकुलर सेल को जानबूझ के बड़ा कर दिया। ये वाला सेल देखिए बहुत बड़ा बना है, क्योंकि हमें कुछ लिखना है, बाकी ये भी सेल है, ये भी सेल है, अरे यही फॉलिकल बना हुआ है, इसमें बड़ा कर दिया है, ये फॉलिकुलर सेल है, ये सेल्स हैं, और ये एक जानबूझ के बड़ा सेल कर दिया है। तो अच्छा, ये कौन सी जगह है, ये फॉलिकल का ल्यूमेन या कैविटी है, फॉलिकल का ल्यूमेन या कैविटी। ये जो फॉलिकुलर सेल है, बहुत क्लियर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो फॉलिकुलर सेल है, सभी फॉलिकुलर सेल की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। ये जो फॉलिकुलर सेल है, ये दो हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, एक है T3 और एक है T4। आप पढ़े लिखे और सारे आदमी हो, आप जानते हो T4 को ही क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन। हाँ, ये भी सवाल पूछा जाता है। ओके, अब कैसे थायरॉक्सिन सिंथेसाइज होता है, आप इसको सीख लीजिए, है ना, हमेशा आपके काम आएगा। ओके, इधर देखिए, ये है अमीनो एसिड, सेल में होता अमीनो एसिड है। ओके, अमीनो एसिड नहीं होते सेल में, तो ये देखिए, ये है अमीनो एसिड, है ना, दो प्रकार के होते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, जो भी हो। ठीक है, अब एक फॉलिकल में कैसे थायरॉक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है, ये आपको बताने जा रहा हूं। इधर देखिए, एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन पे टाइम काम कर, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिल, क्या बन जाता है, टायरोसिन। चलिए, तो यह है टायरोसिन, और ये देखिए, ये क्या है, ये है आयोडाइन। ठीक है, क्योंकि ब्लड में अगर हमने आयोडीन कहीं बाहर से लिया है, जाहिर सी बात है हमें फूड से ही मिलेगा आयोडीन। ठीक है, या मिनरल किसी साल्ट से मिल जाएगा और कहीं से मिल जाएगा, मतलब जो कुछ हम खा पी रहे हैं, ब्लड में ये आयोडाइड के फॉर्म में रहे। तो यहाँ पे ये जो आयोडीन आयोडाइड के फॉर्म में आया, कहां से, ब्लड से आया, तो ब्लड में इसी फॉर्म में हो, इस फॉर्म में आयोडाइड के, तो आयोडाइड के फॉर्म में फॉलिकल के सेल में भी है। ओके, चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें ये आयोडीन हमें आयोडाइड के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए मॉलिक्यूलर आयोडीन के, किस फॉर्म में चाहिए, आयोडीन के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ओके, ये देखना जरा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, हाँ, ओके, अब ध्यान से सुनना, ये है टायरोसिन और ये है आयोडाइड, एक एंजाइम है, याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, टायरोसिन पेरोक्सिडेज। क्या नाम है, टायरोसिन पेरोक्सिडेज। ओके, टायरोसिन पेरोक्सिडेज, इसी के साथ ध्यान से सुनो, एक आयोडीन बन गया, आयोडाइड से I2 बन चुका होगा, ये मतलब आयोडीन बन गया होगा,
तो मोनो आयोडो टायरोसिन, एक एक हमारे पास टायरोसिन है और एक आयोडीन है, तो क्या नाम होगा? मोनो आयोडो टायरोसिन। ओके, अब इसमें ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपलिंग। कपलिंग कहने का मतलब है यहां पे एक जैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। इधर देखो, तो अब दो मोनो आयोडो टायरोसिन जुड़ रहे हैं, ये भी मोनो आयोडो टायरोसिन है, ये भी है, दोनों जुड़ के क्या बना लिए? डाई आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन बोल रहा हूं, तो ये है मोनो आयोडो टायरोसिन और ये है डाई आयोडो टायरोसिन। अब अगली बात, एक डाई आयोडो टायरोसिन और एक मोनो आयोडो टायरोसिन, इन दोनों में मैंने टी से टायरोसिन कहा है। अब एक डीआईटी और एक एमआईटी दोनों जुड़ करके बना लिए हैं ट्राई आयोडो टायरोनिन। इस बार टायरोसिन नहीं पढ़ा, क्या कहा? टायरोनिन। और यही क्या है? ओके, और अगली बार दो डीआईटी को जोड़ रहे हैं, माने डीआईटी डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, अब दोनों जुड़ा, दो दूना चार, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। क्या नाम है? टेट्रा आयोडो थायरोनिन। यही क्या है? मोनो आयोडो टायरोसिन, डाई आयोडो टायरोसिन, लेकिन ट्राई आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। दो में यहां क्या कहा? एमआईटी और डीआईटी में क्या कहा? बाकी दोनों में, हाँ, बाकी दोनों में थायरोनिन। क्या बोला? थायरोनिन बोला। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये T3 और T4, अरे सुनो यार, ये T3 और T4 फॉलिकल से निकल के कहां आ गए? इधर ल्यूमेन में आ गए, और ल्यूमेन में आके एक प्रोटीन से बाइंड होके स्टोर हो गए। ठीक है, और वो प्रोटीन है ग्लोबुलिन, नाम सुना है ना? ओके, तो अब ये स्टोर हो गए हैं इस फॉलिकल के ल्यूमेन में एज पढ़ना क्या लिखा है? थायरोग्लोबुलिन के फॉर्म में स्टोर हो गए। ठीक है ना? स्टोर हो गए। ठीक, हाँ, तो ऐसी ग्लैंड आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे हार्मोन पहले से साइज होके रखा हुआ, कहाँ पे? ये कहाँ है? क्या है ये? फॉलिकल का ल्यूमेन, वहां स्टोर होके पहले से रखा। ध्यान से सुनो, ये कौन सा हार्मोन है? इसका नाम बता। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज होता है? नहीं बता पाओ। हाँ, कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन रिलीज हुआ है। ये आके इस फॉलिकल को, थायराइड फॉलिकल को, थायराइड फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देगा। इसी के साथ ब्लड में थायरॉक्सिन रिलीज। क्या? इसके अलावा इधर आइए, इन फॉलिकल के बाहर, फॉलिकल के बाहर क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू है। स्ट्रोमल टिश्यू में एक दूसरे प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। फॉलिकल के पास में है, बाहर है लेकिन पास में। तो पैरा, फॉलिकल के पास में तो पैरा, पैरा फॉलिकुलर सेल। क्या नाम है? पैरा फॉलिकुलर सेल, आल्सो कॉल्ड। ओके, फॉलिकुलर सेल्स ने क्या सिंथेसाइज किया है? T3 एंड T4, बट पैरा फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करेगा एक प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, एक प्रोटीन हार्मोन। क्या? पैरा फॉलिकुलर सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन?
कैल्सिटोनिन, थायराइड का कैल्सिटोनिन क्या बोला जाएगा? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, वैसे तो कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज? पैराथायराइड से। ठीक है, ये थायराइड वाला है कैल्सिटोनिन, तो इसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम होगा? थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, चलो तो नोट कर लेना। आ गया। A thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity. These follicular cells synthesize two hormones. T4 वही थायरॉक्सिन है और क्या है? ट्राइआडोथायरोनिन। आयोडीन इसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड। अगर हमारे डाइट में, हमारे आहार में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो वो क्या होगा? वो हाइपोथायराइडिन काज करेगा। भाई जब आयोडीन नहीं होगा फूड में तो आपको मालूम है, ये देखो क्या बन पाएगा आयोडीन, मतलब क्या बन पाएगा? थायरॉक्सिन नहीं बन पाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए। ठीक है ना? और ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए। अगर आयोडीन की डिफिशियंसी से ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा तो सिंपल ग्वाटर कहा, क्या कहा जाता है? सिंपल ग्वाटर कहा जाता है ना? घेघा रोग बोला क्या? सिंपल ग्वाटर का नाम दिया। ओके, अब कैसे होगा अभी इसके बारे में बात करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काजेस डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? डेवलपमेंट होता है फिटस, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और मैच्योर बेबी बनता है। ये तो होता है क्या? 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड में क्या होता है? मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। कह रहा है कि उस दौरान अगर उस ग्रोइंग बेबी में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो क्या प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगा? बात है कि नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो स्टंटेड ग्रोथ होगा, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, और ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है तो क्या ब्रेन अच्छे से विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, तो फिजिकली तो कमजोर हो ही गया, हाँ मेंटली भी क्या हो जाएगा? मेंटली भी हाँ कमजोर हो जाएगा ये। जबकि जो ड्वार्फ है, जहां पे ग्रोथ हार्मोन की कमी हुई थी, है ना, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट क्या है? नॉर्मल है, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। हाँ, तो जो बौने हैं, जो ड्वार्फ हैं, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, लेकिन वो बौना या वो जो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जहां पे हाइट कम हुई है, वो मेंटली भी क्या है? वो मेंटली भी रिटार्डेड होगा। ठीक है, तो अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो मेंटल रिटार्डेशन भी सिम्टम होगा, जबकि ग्रोथ हार्मोन में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है ना? तो जो सर्कस में बौने जो काम करते हैं, वो बौने कौन से हैं? वो ग्रोथ हार्मोन के डिफिशियंसी वाले। ठीक है, अब जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो किसी को हंसा नहीं पाएगा, है ना? तो वो बौने क्या काम करते हैं? भाई हंसाने का काम है उनका, और जिनके पास दिमाग नहीं होगा वो कहां से हंसा पाएंगे? ठीक है ना? तो उनमें कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। मेंटल रिटार्डेशन इनमें होता है जहां पे थायरॉक्सिन की कमी रह गई। कंटेंट ग्रो, मेंटल रिटार्डेशन, तभी आईक्यू क्या हो गया है? कम हो गया है ना? स्किन भी डिफेक्टेड है। ओके, एंड अगली बात क्या लिखा है? टीथ म्यूटेड। ओके, टीथ कहने का मतलब, हाँ बता।
म्यूट कहने का मतलब, ओके, तो जो सुन नहीं पाएगा शुरू में डेवलपमेंट ना, जो सुन नहीं पाएगा वो बोल नहीं पाएगा। जो सुन नहीं सकता है वो बोल नहीं सकता, क्योंकि जब बर्थ के बाद जब डेवलपमेंट होता है, जब शरीर का विकास होता है, जब हम बोलना शुरू करते हैं, सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं शुरू में सुनकर, है ना, तो सुन करके ही बोलना सीखा जाता है। ठीक है, सुन करके ही बोलना सीखा जाता है। तो जब इसको शुरू में सुना ही नहीं दिया है तो फिर वो बोल नहीं पाएगा, है ना। जैसे कि मान लो कि हमने पूरा शुरू में क्या किया है कि प्रॉपर हमने पहले सुनाई दे रहा था, ठीक है, और फिर किसी कारणवश जो है वो सुनाई देना बंद हो गया, है ना, एज हो चुकी है और बोलना प्रॉपर सीख लिया है। उसके बाद अगर डीप हो जा रहा है, आदमी बहरा हो जा रहा है, तब तो वो बातचीत कर लेगा, क्योंकि वो सीख चुका है, वो लैंग्वेज भाषा वो सीख चुका है। लेकिन अगर शुरू से ही अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर बोलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर शुरुआती स्टेज से डीप है तो वो म्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलना सीखने के लिए सुनना क्या है, जरूरी है। अब चूंकि यहाँ पे देखिए प्रॉपर ब्रेन का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया है, तो डीप और म्यूट हो जाएगा। देखिए इधर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हाइपोसिक्रीशन हो रहा है थायरॉक्सिन का, तो होगा क्या, चाइल्ड में क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो जाएगा, है ना। ये बेबी, इसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा तो लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, स्टंटेड ग्रोथ है। दूसरी बात क्या है, मेंटल रिटार्डेशन है। तीसरी बात, अब मेंटली रिटार्ड है तो आईक्यू क्या हो जाएगा, है ना। चौथी बात क्या है, अब नॉर्मल स्किन है। अगली बात क्या है, डीप होगा और म्यूट भी होगा। ठीक है, क्रिटिनिज्म के लिए आप नंबर दीजिए 1 2 3 4। क्या क्या बताया, 1 2 3 4 5।